into a fired into a fixed target, loses half of its velocity in penetrating 15 centimeter, how much further it will penetrate before coming to rest। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक बुलेट फायर किया जा रहा है ना, इनटू अ फिक्स टारगेट, कोई टारगेट है, मान लिया हमने एक टारगेट ले लिया ऐसे, ठीक, ये टारगेट है, ठीक, और एक बुलेट फायर किया जा रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, ये टारगेट है। लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पेनिट्रेटिंग 15 सेंटीमीटर, यानी जब फायर किया गया यहाँ से, मान लो ऐसे यहाँ से फायर किया जा रहा है, ये बुलेट है और यहाँ से ये फायर किया जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब फायर किया गया होगा तो उस समय इस बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी, जब मान लो गन से फायर किया गया तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी यू रहा होगा, ठीक। बोला क्या जा रहा है कि टारगेट लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पेनिट्रेटिंग 15 सेंटीमीटर, तो उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ये फायर किया गया उसी वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा है, और जब यहाँ पे अंदर आया ये 15 सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट किया, यानी अंदर तक यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक अंदर गया, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जब पेनिट्रेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो यानी इसके आगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, हाफ हो गई। तो ये पूछा जा रहा है कि और कितना आगे तक ये जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ तक मान लो आया होगा तो और कितना तक आगे जा सकता है, या क्या इसके बाहर निकल पाएगा, क्या ऐसा हो सकता है। वो बाहर निकलने का केस तभी आएगा जब इसका हमको विड्थ दिया होता, तो अभी तो फिलहाल बाहर निकलने वाला केस नहीं है, अभी बस इसको पेनिट्रेट कर रहा है, इसके अंदर जा रहा है जो भी है, तो ये कितना और अंदर तक जाएगा, मतलब जो भी है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टारगेट था, अब हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे जब ये पेनिट्रेट हुआ, हम सिर्फ इसके बारे में, इतने के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिर्फ इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि इसी वेलोसिटी से यहाँ पर आया, यहाँ तक आते आते इसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी v जो था वो u का हाफ हो गया, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि v इज इक्वल टू यू बाई टी आएगा, ठीक। स्पीड इसकी कम कब हो रही है, जब यहाँ पे अंदर आया, तो अंदर आएगा तो जो v होगा वो v इज इक्वल टू यू बाई टू हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप यूज़ करोगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, u बाई टू है ना, u बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस या इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a हमको पता नहीं है, s का वैल्यू दिया हुआ कितना आने में, 15 सेंटीमीटर आने में इसकी वेलोसिटी हाफ हो जा रही है, ठीक। तो अगर मान लो आप इसको सॉल्व करते हो, जैसे सपोज मान लो आपने इसको सॉल्व किया, तो वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप क्या करो, यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 15 टू जा 30 हो जाएगा, 30a हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 माइनस यू बाई 4 माइनस यू स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर
3-3u² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अच्छा, अब ये माइनस आने का मतलब ये हुआ कि जो इसका स्पीड है ना, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो अभी के लिए तो फिलहाल हम लोग 30A मान लो ये इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है कि इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अब ये बोला जा रहा है कि जब और कितना आगे तक जाएगा जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फिर से मैं इसी फार्मूले का यूज़ करता हूँ, v² = u² + 2as ऐसे। तो v का वैल्यू हमारा 0 हो जा रहा है ना, और जो इनिशियल वेलोसिटी उस था वो कितना था, u/2 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो, ये यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक जब आया तो ये 15 सेंटीमीटर था, यहाँ पे इसका वैल्यू u था और यहाँ पे u/2 था। तो जब यहाँ से ऐसे आगे जाएगा तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो रेस्ट में आ जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ना कि यहाँ पे रेस्ट आ जाए, रेस्ट में आ जाना चाहिए। तो रेस्ट में आने का मतलब v 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा, u/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 2as। अगर मान लो मैं यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रख दूँ, ये इक्वेशन 2 है, मान लो इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से 2as का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, -u²/4 हो जाएगा। तो अगर u²/4 यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो -u²/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10a आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 10a आ जाएगा। तो ये आ गया 2a × s = कितना, 10a आ जाएगा, 10a। a से a कैंसिल कर दिया, हमको s पूछा जा रहा है, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी इसको रेस्ट में आने के लिए और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्म। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। आप ये सब न करके सीधे सीधे एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उसमें आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, आप लिखोगे द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी becomes 1/nth of its initial velocity after displaced x सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, x यूनिट, then it will come to rest after a further displacement, is equal to x डिवाइडेड बाई n² - 1। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला चाहो तो याद कर लो और इस फार्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो n²/1, इसी में आप चाहो तो इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। x हमारा कितना है, 15 है, और n² यानी हाफ हो रहा है, तो कितना 1/n यानी 2² - 1 3 हो जाएगा, यानी 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, हाफ यानी 2 का स्क्वायर - 1, तो 15/3 यानी 5 आ जा रहा है। देखो वही आंसर आया, हाफ हो रहा है। मतलब कई बार ये हमने हाफ, इसकी स्पीड, फाइनल स्पीड कितना हो रहा था, हाफ हो रहा था। हो सकता है इसकी स्पीड 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, तो वैसे केस में यहाँ पे n का वैल्यू वैसे ही रखना पड़ेगा। या आपको हमने ये जनरल मेथड बताया, यहाँ से ऐसे यूज़ कर लो, वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी टाइप से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों, ये भी जो हमने अभी बताया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो बताने जा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कई बार या हर एग्ज़ाम में एक तरह से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखना। ठीक, क्या दिया हुआ है कि अ राइफल बुलेट loses 1/20th of its velocity in passing through the passing through a plate. What will be the least number of such required to just stop the bullet? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो क्या रहा है यहाँ पे, वो ये रहा है कि एक एक ऐसे प्लेट लगे हुए हैं, बहुत सारे प्लेट हैं। ठीक, प्लेट मतलब मान के चलो लकड़ी का गुटका हो सकता है या कोई प्लेट ही हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे बीच में खड़े हो सकते हैं और बोल दिया जाएगा गुड्डू भैया को गोली मारने के लिए, तो वो गोली मार रहे हैं, तो कितने लोगों के पेट में घुसती हुई या बाहर निकलेगी या कब कितने लोगों को मारते हुए निकल जाएगी ऐसे। तो ऐसे मानो डाट करके मैंने प्लेट ऐसे रख दिया। ये बुलेट ही है, बुलेट को ही मार रहे हैं, मतलब बुलेट से ही, गन से ही फायर कर रहे हैं, है ना। तो ये फायर हो रहा है, मान लो बुलेट। अब ये बोला जा रहा है कि एक प्लेट से पास होने के बाद इसकी स्पीड कितना लॉस हो जाएगी। राइफल बुलेट लॉसेज 1/20th ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो अगर मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले प्लेट में यहाँ पे जब आ रहा है तो इस समय u रहा होगा, और जब फाइनल यानी दूसरे वाले में इंटर कर रहा होगा तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी u - u/20 हो जाएगा, यानी 19u/20 हो जाएगा। पहले प्लेट को पास करने के बाद वो अपनी वेलोसिटी कितना लूज कर दे रहा है। ऐसे मैं अलग अलग बना देता हूँ, मान लो ये पहला प्लेट है और ये मान लो दूसरा प्लेट है, अलग अलग मैंने बना दिया। तो यहाँ पे जब इंटर कर रहा है तो ये u हो रहा है, और यहाँ से जब निकल रहा है, निकलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब इंटर कर रहा है तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, 19u/20 है। फिर अगला अगर मान लो प्लेट में रहेगा, अगले प्लेट में मैं इसको अलग अलग बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये हैं एक साथ सब। तो फिर से कितना लूज़ करेगा अपनी वेलोसिटी को, वापस जो भी इसका वेलोसिटी रहा होगा उसमें से 1/20th पार्ट लूज़ कर देगा। इसकी वेलोसिटी अभी इतना है और इसमें मान लो 19u/20 है, फिर से 19u/20 इंटू 1/20, इतना आपको फिर से दोबारा माइनस करना पड़ेगा, यानी इस वेलोसिटी का पार्ट माइनस करना पड़ेगा ना, 1/20th पार्ट माइनस करना पड़ेगा। जितना भी वेलोसिटी रहेगा उसका पार्ट उतना लूज़ कर दे रहा है ये। तो चलो फिर से हम इसी इक्वेशन का यूज़ करते हैं फिर से दोबारा। v² = u² - 2as ऐसे है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे अगर लूज़ करते हुए जा रहा है, करते करते जा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन कब आएगा कि ये अपनी पूरी वेलोसिटी को लूज़ कर देगा, यानी स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ये कब स्टॉप हो जाएगा, तो 19 मान लो, अगर यहाँ पे आप इस इक्वेशन में यूज़ करोगे पहले वाले प्लेट के लिए, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 19u/20 आ जाएगा का होल स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी तो u ही है, u² है ना,
-2as या प्लस ही, चलो अभी फ़िलहाल के लिए मैं लिखता हूँ तो +2as। एक्चुअली जब भी हम लोग माइनस का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम वेलोसिटी लूज़ कर रहे होते हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं अभी प्लस लिख रहा हूँ, वो अपने आप जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वो माइनस में आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो v 19u इज इक्वल टू 19u/20 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मान लो हमने इसको इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऐसी मान लो दूसरे प्लेट के लिए निकालेंगे, तीसरे प्लेट के लिए निकालेंगे, चौथे प्लेट के लिए निकालेंगे, जो भी आप कह रहा हो। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो चलो मैंने फाइनल वेलोसिटी 0 करना ही है, वही तो हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मैनी सच प्लेट। तो कितने प्लेट रखोगे जिससे कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा पता है, ये सारे प्लेट को कंबाइन करके लूँगा। कंबाइन करके मान लेते हैं n प्लेट लगा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा होगा। मतलब जब आ रहा होगा ऐसे, तो ये मान लेते हैं, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक n प्लेटें रखी हुई हैं। ठीक, तो सारे को कंबाइन करके ले ले रहा हूँ। मतलब ये मान लो n प्लेट है, मतलब ये पहले वाले का जो डिस्टेंस है जो कवर कर रहा होगा s है, तो इस पूरे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इंटू एस हो जाएगा। और यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए हमको ये दिखाई दे रहा है कि इस अलग अलग प्लेट नहीं है, एक सिंगल प्लेट है। तो सिंगल प्लेट में जब इंटर कर रहा है यहाँ पे, तो उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, और प्लस 2a इंटू मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, ns ले लेता हूँ। ns क्यों, n प्लेट का, एक प्लेट का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो s है, तो n प्लेट का कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ns हो जाएगा। मान लो एक प्लेट 2 सेंटीमीटर मोटी है, तो 5 प्लेट कितने सेंटीमीटर मोटी है, 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, n इंटू एस हो जाएगा। तो अब मैं करूँगा क्या, करूँगा ये कि यहाँ से 19u²/20 और ये स्क्वायर, यहाँ से u स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ला करके रख दूंगा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में आप रख दो, और उसके बाद इस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से u स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और फिर उसके बाद आपका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ से आप जब n कैलकुलेट करोगे तो n का वैल्यू लगभग, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, n का वैल्यू लगभग आपका आ जाएगा 10.3 के आसपास आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप 11 ले लोगे, यानी 11th वाली प्लेट में आकर के इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। आप आई होप आपको कैलकुलेट करने आता होगा। तो कैसे होगा, एक्चुअली ये वाला और ये वाला एक साथ सॉल्व करोगे तो u स्क्वायर आ जाएगा, u स्क्वायर का वैल्यू इधर से रखोगे तो आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा। तो इजी है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपके आ जाएगा। इसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक, ट्रिक यानी फार्मूला। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर डिवाइड बाई 2n माइनस 1 होता है। कब, इफ बुलेट loses 1 by nth of its velocity to come rest। तो ये n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर मतलब आप यहाँ रखो तो n का वैल्यू कितना लूज कर रहा है, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 40 माइनस 2 इंटू 20, 40 माइनस 1, यही आएगा। तो 400 डिवाइड बाई 39, तो कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है। 400 डिवाइड बाई 39 अगर आप करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 39, 10.23 या 10.3 के आसपास वही वैल्यू आ रहा है। यानी 11th प्लेट में आपका आकर के वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ पे लगभग 10.256 आ रहा है, 256 आ रहा है, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10.3, और 10.3 मतलब 11th प्लेट में आकर के इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 11th प्लेट। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है, ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने डिस्कस कर लिया है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी हमने आपको डिस्कस किया था। हम लोग क्या कर रहे थे, मोशन इन प्लेन यानी स्ट्रेट लाइन में ऐसे हम लोग अर्थ पे मूव कर रहे थे, गाड़ी वाड़ी को मूव करा रहे थे, बाइक से चल रहे थे, स्कूटर से चल रहे थे, साइकिल से चल रहे थे। अभी क्या होगा, हम लोग ना किसी बॉल को मूव कराएंगे, फेंकेंगे, या किसी से दुश्मनी है तो धक्का दे देंगे, मान लो ऐसे टाइप का, किसी को पुल से धक्का दे देंगे, किसी को छत से गिरा देंगे, किसी को छत से ऊपर फेंक देंगे, ऐसा टाइप का। तो वैसा वाला हम लोग सिचुएशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्मॉल जी ग्रेविटी का यूज़ करने जा रहे हैं, स्मॉल जी। ठीक, चेक करने के लिए किसी को धक्का मत दे देना, नहीं ऐसा मत करना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली falling body towards the center of earth due to earth's gravitational force is called acceleration due to gravity। ठीक, अब इसमें इसको इट इज़ डिनोटेड बाई सबको पता है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू लगभग हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, है ना। लेकिन इसका वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये लगभग हम लोग जब भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसका वैल्यू, जी का वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन क्या होता है, इसका वैल्यू ना टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, चेंज भी होता है। जैसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ होता है इसका, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कि हमने लिखा है कहाँ पे होता है, पोल पे होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू एट पोल्स, और वो कितना होता है 9.83 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोल पे ही इसका वैल्यू मेज़र किया गया है। ठीक, और लीस्ट वैल्यू कहाँ होगा, इक्वेटर पे, एट इक्वेटर, और वो क्या होता है 9.78। तो कितना अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अर्थ की बात किया जा रहा है। फिर ऑन द मून पे इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, g/6 होता है, जो कि वैल्यू लगभग कितना आता है 1.67 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मून पे। इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है वहाँ पे, मतलब काम करता है लेकिन इतना नहीं काम करता है। तो कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसके नीचे नहीं गिरता है, लटकते रहता है आसमान में ऐसे ही। ठीक है, और फिफ्थ की अगर बात किया जाए, ऑन द सन जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 274 के आसपास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम किसी बॉडी को या किसी वस्तु को अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे मतलब ये हुआ, मान लो आप यहाँ अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ है,
तो यहाँ से ऐसे अगर मान लो ऊपर की तरफ कोई बॉडी जा रहा है तो जो g का वैल्यू होता है वो -g मेज़र किया जाएगा। और अगर मान लो छत से किसी चीज़ को नीचे की तरफ फेंक रहे हो इधर की तरफ, तो g का वैल्यू +g ही मेज़र करोगे। ठीक, मतलब ये हुआ कि वो डिसलरेट कर रहा है। डिसलरेट करने का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन का वो नेगेटिव में आता है, और एक्सेलरेट करने का मतलब ये हुआ कि उसका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, वहाँ पे भी जैसे भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था वो नेगेटिव में आ रहा था। नेगेटिव में आ रहा था मतलब क्या हुआ, डिसलरेट कर रहा है। बॉडी डिसलरेट करने का मतलब वो बाद में जाकर के रुक जाएगा, और एक्सेलरेट करने का मतलब पॉजिटिव में आना। पॉजिटिव में आने का मतलब हमने आपको बताया भी था पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है वो क्या करेगा, वो एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी क्या होगा, बाद में जाकर के रुक जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो। नेक्स्ट, इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने बताया, इसके अलावा एक और ये पॉइंट नंबर मान लो इसमें 1 नोट करके आप लिख सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी 0। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ग्रेविटी 0 कहाँ होता है, या ग्रेविटी सबसे कम कब होगा। तो आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ अर्थ पे। सेंटर ऑफ अर्थ पे इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अब हम लोग आते हैं, जो हम लोग इक्वेशन डिराइव किए थे, डिराइव तो यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। तो नेक्स्ट आप वो लिखोगे, हेडिंग डालोगे काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी बॉडी को, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है, फ्रीली फॉलिंग मतलब मान लो आप छत पे खड़े हो और मान लो एक बॉल पकड़े हुए, कुछ भी पकड़े हो, मान लो पेन ही हमारे हाथ में है, तो उस पेन को क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर दे रहे हो, तो वो फ्री फॉलिंग हो रहा है। मतलब आपने उसको ना धक्का दिया। अब जैसे मान लो अर्थ पे रहता है, तो हम लोग किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको धक्का दे रहे थे, तो तब जाकर के वो गिर रहा था। और अगर मान लो ऊंचाई पे है कोई भी वस्तु, तो अगर आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो फिर वैसे केस में क्या होगा, वो अपने आप जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जी की वजह से वो नीचे गिर रहा है, अपने आप गिर रहा है। तो सॉरी, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। जब आप जैसे मान लो किसी बॉडी को यहाँ ऐसे नीचे ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप करने का मतलब छोड़ रहे हो ना, और थ्रो करने का मतलब उसको ऐसे फेंक रहे हो। फेंकने और ड्रॉप करने में यहाँ फ्री फॉलिंग, हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग मतलब क्या होगा, उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। देखो क्वेश्चन में जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इस टाइप का, यानी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्या वो ड्रॉप किया जा रहा है या फेंका जा रहा है। अगर ड्रॉप किया जा रहा है तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर थ्रो किया जाएगा तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर ये ड्रॉप किया जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी हेडिंग डाला है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ए क्या आएगा, +g लिखा जाएगा। ठीक, तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन आया था, इक्वेशन क्या क्या हमने लिखा था, v = u + at लिख रहे थे। तो v = u + at में v तो हमारा वही रहेगा, u क्या है 0 और a क्या है g और ये t, तो v = हमारा क्या आ जाएगा, gt आ जाएगा जी। ठीक, देखो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये टर्म्स याद रखना है, इनको याद रखना है। फिर भी मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, जनरली इक्वेशन बता रहा हूँ, या मान लो आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। दूसरा हमारा इक्वेशन आता है s = ut + ½ at², हमने डिराइव किया था लास्ट
लेक्चर में। यहाँ पे अगर मान लो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं, यानी कितने हाइट से आप किसी भी वस्तु को फेंक रहे हो, किसी बॉडी को फेंक रहे हो, किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, फेंक नहीं रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो हाइट, अब एस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस का वैल्यू क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। ठीक, तो ये आप यहाँ पे अर्थ पे आने के बाद, ये अर्थ वाला पॉइंट है, या मान लो सेकेंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे किसी को धक्का दे दिए, ठीक है। तो ये सब चेक करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप धक्का देख के चेक मत करना, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे चेक करोगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 प्लस हाफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी और टी स्क्वायर। तो एच का जो वैल्यू होगा वो टी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, ऐसे मान लो ये इक्वेशन जो हमारे पास आया ना, इस इक्वेशन का यूज़ करके हम कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं कि आप मान लो 15 मीटर हाइट पे आप बैठे हुए हो, तो 15 मीटर हाइट से किसी बॉडी को अगर नीचे गिराओगे तो उसको आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जी आपका पता ही है और टी आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो 15 इंटू 2 30 डिवाइड बाई जी का वैल्यू मान लो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलना, जी का वैल्यू 10 ले लिया। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h/g आएगा। तो हमने h का वैल्यू 15 दिया है, तो 2 इंटू 15 डिवाइड बाई जी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने 10 लिया, 9.8 को 10 मान लिया कैलकुलेशन करने के पर्पज से। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30/10 यानी 3 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर का वैल्यू 3 आया, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 सेकेंड आपका आ जाएगा। यानी किसी भी बॉडी को आप फेंकोगे तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, √3 सेकेंड लगेगा। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर किसी भी बॉडी का मतलब क्या हुआ, क्या एक बॉल को भी फेंकेंगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, और एक बड़े से किसी बॉडी को मान लेते हैं हम छत से कुछ बड़ा हैवी मान लो गद्दा वगैरह फेंक रहे हैं खूब बड़ा सा, एक छोटी सी बॉल कंचा जो हम लोग खेलते हैं वो ले लिया और एक बड़ा सा मान लो छत से गद्दे गिरा रहे हैं, तो क्या दोनों को पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा, √3 सेकेंड। तो फिजिक्स की भाषा में तो हाँ बिल्कुल उतना ही टाइम लगेगा। यानी मास पे डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी कैसा है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, उस बात पे यहाँ कहीं मास का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके बारे में मैं अभी और आपको आगे डिस्कस करूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम एक छोटी सी बॉडी को और एक बहुत बड़े बॉडी को अगर मान लो एक साथ गिराएं तो क्या दोनों एक साथ गिरेंगे, बिल्कुल हाँ गिरेंगे। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो एक 1 kg का बॉडी है और एक 10 kg का बॉडी है, तो क्या दोनों एक साथ ही ज़मीन पे गिरेंगे, हाँ बिल्कुल। ये आप ट्राई करके देखना, किसी ऊंचाई से गिराना, ठीक है, और गिरा करके चेक करना कि क्या दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो बिल्कुल आएंगे। एक्सेप्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, अगर मान लो बॉडी का एरिया ज़्यादा है तो क्या होता है, एयर के प्रेशर की वजह से क्या होता है, हो सकता है उसके दूसरे जो हैवी बॉडी है वो क्या होगा, नीचे गिरने में थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन इन जनरल फिजिक्स में ये सब चीज़ें जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो सब इग्नोर करके चलना है। आप यहाँ पे मास है ही नहीं, तो मास नहीं है मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ गिरेंगे। जब आप गिराओगे तो यहाँ पे मास का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए दोनों बॉडी एक साथ गिरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as हम लोग यूज़ करते हैं। v हमारा v रहेगा, u हमारा 0 है, 2a का वैल्यू g और s का वैल्यू h। तो v² इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा फार्मूला क्या मिला, v² इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी आप एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट करोगे, अगर आपको हाइट पता है तो जिस बॉडी को आप नीचे गिराओगे उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा गिरते टाइम। ठीक, गिरते टाइम जब ज़मीन पे यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो v क्या होगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है तो हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो ड्रॉप करते टाइम। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का हाइट इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जाता है, पता है, इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लो वहाँ से, या टाइम देख लिया, टाइम मेज़र कर लिया कि टाइम कितना टाइम लग रहा है, टाइम का यूज़ करके भी हाइट मेज़र किया जा सकता है, वेलोसिटी का यूज़ करके भी हाइट मेज़र किया जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा फोर्थ हमारा इक्वेशन था
एस एन इज इक्वल टू, यानी टीएथ सेकेंड में चली गई दूरी कितना था, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू टू टी माइनस वन, ऐसे था हमने लिखा था, सॉरी 2n-1 था, 2n-1। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस u हमारा तो 0 हो गया, हाफ a का वैल्यू g और 2n-1, 2n-1, यहाँ sn क्या हो जाएगा, hn हो जाएगा, hn। मतलब ये होगा कि अगर आप किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो तो टीएथ सेकेंड में यानी nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो इस फार्मूले का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को डिस्कस करना था इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे एक चीज़ आपने डिस्कस यहाँ पे कर लिया कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना, कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा। ठीक, तो अब बाकी आपको ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखोगे, नोट करके आप इसको याद कर सकते हो चाहो तो। क्या चीज़ कि अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे मान लो गिर रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी the ratio of distances traveled in 1 second, 2 second, 3 second and so on। तो अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे गिर रहा है तो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में इसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला जनरेट किया था, ये वाला है ना, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले सेकेंड में हमारा डिस्टेंस कितना होगा, यानी 1 सेकेंड में डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो हाफ जी 1 का स्क्वायर, दूसरे सेकेंड में निकालोगे तो हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 3 सेकेंड में अगर आप निकालोगे, 3 सेकेंड का मतलब समझ रहे हो ना, तीसरे सेकेंड और 3 सेकेंड में क्या अंतर है, यानी पहले और चौथे वाले फार्मूले में आपको समझ में आना चाहिए अंतर क्या है। पहले और चौथे वाले फार्मूले में अंतर ये है कि पहला वाला फार्मूला ये बता रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेकेंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड, कुल डिस्टेंस का ये रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। लेकिन लास्ट वाले में हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, अगर मान लो पहले तीसरे सेकेंड की बात किया जाएगा तो तीसरा सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हो सकता है 5वें सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सिर्फ हम ये निकालेंगे, इतना डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो तीसरे, 5वें, चौथे जो भी सेकेंड में जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमसे रेशियो पूछा जा रहा था, S3 क्या आ जाएगा, 1/2g इंटू 3 का स्क्वायर। तो अगर आप H1 रेशियो, H2 रेशियो, S3 रेशियो एंड सो ऑन, HN रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, ये हाफ जी तो सभी में आ रहा था, 1 रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो एंड सो ऑन ऐसे, ठीक, 1 रेशियो 4 रेशियो 9, तो ये n स्क्वायर रेशियो ऐसे आपका आ जाएगा। तो कई बार हमसे यही वैल्यू पूछ दिया जाता है कि इसका रेशियो बताइए, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दूसरा वाला, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी द रेशियो ऑफ distances travel in successive second, सक्सेसिव सेकेंड्स। मतलब अब क्या हुआ, अब ये लास्ट वाले फार्मूले का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, यानी एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए
हाफ जी इंटू 2n-1। तो सक्सेसिव सेकेंड में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो हमारा वैल्यू है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा यहाँ क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो उस केस में मान लो h1 का जो वैल्यू आएगा हाफ जी इंटू 2 × 1 - 1 कितना हो जाएगा, हाफ जी इंटू 1 हो जाएगा। और h2 कितना हो जाएगा, हाफ जी इंटू 2 × 2 - 1 यानी 4 - 1 यानी हाफ जी इंटू 3 आ जाएगा। ऐसे ही h3 कितना आ जाएगा, हाफ जी इंटू 3 × 2 = 6 6 - 1 5 हो जाएगा एंड सो ऑन जो भी है। तो अगर यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालोगे h1 h2 h3 एंड सो ऑन, तो वो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 1:3:5 एंड सो ऑन। तो ये कई बार यही हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसलिए हमने इन दोनों के बारे में ऐसे डिस्कस किया। 1:3:5 आएगा nth सेकेंड में, जो हमने यहाँ पे बताया ना कि आप 5वें सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, 8वें सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, तो वो ये आपका वैल्यू आएगा। ठीक, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर फ्री फॉलिंग नहीं हो रहा ना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। मान लो आप छत में खड़े हो, किसी को फेंक के मार रहे हो, नीचे खड़ा है उसको, तो फेंक के मार रहे हो तो उस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, फ्री फॉलिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस समय। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब किसी बॉडी को ना आप नीचे खड़े हो छत में और ऊपर फेंक रहे हो, ऐसे ऊपर फेंक रहे हो। और ये ऊपर फेंकने का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, एकदम सीधे ऊपर फेंक रहे हैं, सीधा फेंक रहे हैं या सीधा ड्रॉप कर रहे हैं। अभी तक हम तिरछा नहीं फेंक रहे हैं। तिरछा फेंकने का मतलब क्या होगा, फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं फेंक रहे हैं, बॉल को फेंकते हैं और दूसरा कैच करता है ना, ऐसे एक बॉल फेंक रहा है दूसरा कैच कर रहा है, नहीं, ये वाला केस नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं, किसी भी बॉडी को फेंक रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं। ठीक, तो उस समय उस केस में हमारा ए का वैल्यू क्या आएगा, -g आ जाएगा। ठीक है, v एंड u तो वही रहेगा, v u एंड a से a का वैल्यू हमारा, a का हमने लिख दिया, v और u क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक, तो अगर मान लो आप फेंक रहे हो, अच्छा v यहाँ पे जब भी आप फेंकोगे ऊपर की तरफ तो हो सकता है, मतलब किसी कंडीशन पे, अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं, तो v का वैल्यू किसी कंडीशन का मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसा आएगा जब v का वैल्यू 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। भाई कोई भी बॉडी को आप फेंकोगे तो कुछ ऊंचाई तक जा करके क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो v को आप 0 ले सकते हो। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपवर्ड फेंका जाएगा तो उस समय फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, तो u तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा ही। जब आप इस बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और ये वापस नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी को अभी मैं 0 नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 0 ले लेंगे। तो ये हमारा v = u + at है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इक्वेशन हमारा क्या आएगा, v = u - gt हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आएगा, g की जगह -g हो जाएगा बस, और s की जगह क्या आ जाएगा, ut - ½ gt² हो जाएगा। s की बजाय h हो जाएगा यहाँ। तो आप एक काम करो, इसको s की बजाय यहाँ h लिख दो, h = ut - ½ gt²। ठीक, तीसरा हमारा इक्वेशन आ जाएगा v² = u² - 2ah।
ये आएगा, ए नहीं जी, सॉरी यहाँ जी लोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, ये आ जाएगा। ठीक, और लास्ट वाला जो हमारा इक्वेशन आएगा एस एन इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी इंटू 2n माइनस 1, u माइनस हाफ जी इंटू 2n माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, वो है इम्पोर्टेंट पैरामीटर। इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ इनके बारे में, पहला आप हेडिंग डालोगे, पहला है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक, इसको हम लोग एच मैक्स बोलेंगे। अच्छा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वही जो अभी हम लोग बता रहे थे ना, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जब किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो जब फाइनल वेलोसिटी जिस पॉइंट पे 0 होगा, वहाँ से नीचे से लेकर के अपर पॉइंट तक जहाँ पे वो 0 होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, एच मैक्स कहलाता है। तो अब चाहो तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम वर्टिकल displacement traveled by the body before its vertical velocity becomes 0। ठीक, तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे जैसे मान लो हमने यहाँ पे अर्थ से या किसी पॉइंट से ऐसे पॉइंट पे मैं ले लिया जहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, तो ये जो हाइट होगा ना, वही एच मैक्स कहलाएगा। ठीक, और एच मैक्स का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ये वाले इक्वेशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH होता है, एच जी वी 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2GH मैक्स। तो एच मैक्स का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो एच मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। तो मतलब इस बात पे किसी भी बॉडी का मैक्सिमम हाइट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस बॉडी को किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हो। जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे उसी हिसाब से वो कितने ऊंचाई तक जाएगा। भाई सीधी सी बात है, आप किसी भी बॉडी को आप फेंक के देखो ना, जो बहुत तेज़ी से फेंकेगा उसका हाइट ऊपर तक जाएगा, जो धीरे से फेंकेगा ज़्यादा हाइट नहीं अचीव करेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है टाइम ऑफ एसेंट, ASCENT। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TA से, टाइम ऑफ स्मॉल TA से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल TA। तो इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन, क्या चीज़, कि फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड the time to reach maximum height
इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या हुआ, एच मैक्स गेन करने में जितना टाइम लग रहा है वही हमारा टाइम ऑफ एसेंट है। मान लो ये टी ए लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो ये टाइम ऑफ एसेंट कहलाए। अगर टाइम ऑफ एसेंट अगर मान लो आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लो, v इज इक्वल टू यू माइनस कितना होता है, जी टी होता है ना, इसमें v ज़ीरो होता है तो u इज माइनस जी टी हो जाएगा। यानी टाइम ऑफ एसेंट अगर आप निकालोगे तो u डिवाइड बाई जी आएगा। टाइम ऑफ एसेंट यानी उस बॉडी को एच मैक्स हाइट गेन करने में u डिवाइड बाई जी टाइम लगेगा। ठीक, नेक्स्ट होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो इस नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा। टाइम ऑफ DECENT, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल TD से। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखोगे, द टाइम टेकन बाई द बॉडी टू रीच the ground from maximum height, ठीक, इज नोन एज, आगे लिख सकते हो इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट अगर मान लो आपको कैलकुलेट करना है तो टाइम ऑफ डिसेंट किससे यूज कर कैलकुलेट कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस में आ जाएगा, बस प्लस में आएगा ना, हाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो फिर अच्छा इसमें तो टाइम ऑफ डिसेंट हमारा कैलकुलेट कहाँ होगा, इसमें इसका यूज़ कर लेते हैं, एस वाला यूज़ कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस लगेगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इस समय जब बॉडी फाइनल, जब ऐसे समझो कि जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इस समय इसका फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो आएगा। जब इधर आएगा तो इस समय इसके लिए नीचे आने के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जब नीचे उतरेगा ना तो नीचे उतरते टाइम यहाँ पे आप जो फाइनल वेलोसिटी था वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, और जो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो अलग वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा यहाँ कुछ और आएगा। ठीक, ऐसे समझो। जब यही एक ही बॉडी है, मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया है। तो जब ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे था तो इसका वेलोसिटी ज़ीरो हुआ, फिर से वो वापस आ रहा है, वापस आएगा तो वापस आने के टाइम ना मैं दूसरा इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए दूसरा इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो इस समय u कितना है, ज़ीरो आ रहा है, u यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। तो u ज़ीरो आ रहा है तो उसके लिए हमने यहाँ पे u ज़ीरो रख लिया, और s का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, h हो जाएगा। s हमारा h मैक्स ही तो है, तो h मैक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, टी डी निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो टी डी कितना हो जाएगा, तो टी डी का जो वैल्यू होगा 2h मैक्स डिवाइड बाई जी हो जाएगा। टी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स डिवाइड बाई जी आ जाएगा। हालांकि देखो एच मैक्स का जो वैल्यू आएगा और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों अलग अलग नहीं आता है, दोनों एक ही आता है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो। पता है कैसे, ये इक्वेशन जो अभी हमने लिखा था ना वहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच का यूज़ करके आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू जो एच मैक्स के टर्म्स में मैंने यहाँ निकाला, टी ए का जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया है और टी जी का जो वैल्यू कैलकुलेट किया, टी डी का वैल्यू, तो ये दोनों अलग अलग नहीं आएंगे। जितना किसी बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में भी लगता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट या एसेंट
टी ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों एक ही रखता है, उतना ही टाइम लगेगा, जितना ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में भी लगता है। अगर आप इसको अगर मान लो आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो देखो प्रूफ भी कर सकते हो। आप कैसे प्रूफ करोगे, मान लो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एक काम करते हैं हम लोग, एच मैक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 2as होता है। यानी एच मैक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, जो कि हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो अगर यहाँ से एच मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g आएगा, एच मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। और इस एच मैक्स का वैल्यू यहाँ रख दो तो देखो वही वाला वैल्यू आ जाएगा, 2/g इंटू एच मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g रख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और टी डी का वैल्यू हमारा आ जा रहा है, कितना आ रहा है, टी डी स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, एच मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर आ रहा है, टी डी स्क्वायर, एक मिनट यहाँ से नहीं आ रहा है, मैंने क्या किया, ये एच मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर बाई ये आया, तो अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँ टी डी स्क्वायर का वैल्यू, अच्छा यहाँ मैं गलत लिखा हूँ, टी डी स्क्वायर का वैल्यू ये है ना, टी डी स्क्वायर का वैल्यू 2h मैक्स अपन जी है, यहाँ गड़बड़ किया था, ठीक है, टी डी स्क्वायर, क्योंकि एच मैक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो टी डी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ था एक्चुअली, तो टी डी स्क्वायर का वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, एच मैक्स का वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे तो वही सही तो लिखा था, 2u स्क्वायर डिवाइड बाई एच मैक्स का वैल्यू यहाँ रख दिया तो क्या आ जाएगा, 2/g पहले से ही था और u स्क्वायर बाई 2g आपने यहाँ रख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर आ रहा है, तो टी डी स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो टी डी का जो वैल्यू आ रहा है u बाई जी आ जाएगा, और टी डी का वैल्यू u बाई जी आ रहा है, और टी ए का वैल्यू भी यहाँ पे देखो आप, टी ए का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, u बाई जी ही आया था, u बाई जी, तो दोनों सेम आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने लिखा है टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, ये सही है, ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, जितनी देर हवा में रहता है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट होता है, तो u बाई जी प्लस यू बाई जी यानी कितना आ जाएगा, 2u बाई जी आ जाता है, मतलब जितना जाने में और उतना ही आने में लगता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 2u बाई जी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखिएगा, t इज इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u डिवाइड बाई जी आता है।